So hello people, this is your channel CTV and in this video we are going to do the further questions of portfolio। हम जो है पर्टिकुलर 3-4 क्वेश्चन इसमें करेंगे, तो छोटा ही वीडियो होगा ये, बट हाँ ये 3-4 क्वेश्चन अच्छे रहेंगे। अब इन द सेंस कि इसके बाद हम जो है आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन लेंगे 5, देन सिंगल इंडेक्स मॉडल पे रहेंगे अराउंड 3-4, फिर कैपिटल मार्केट लाइन, सिक्योरिटी लाइन, कैरेक्टरिस्टिक लाइन पे रहेंगे, फिर शार्प रेशियो, ट्रेनर रेशियो, जेंसन अल्फा के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। फिर पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग थ्योरी है, उसको भी देखना है, मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो है, इनको भी देखना है। तो ये अच्छे खासा क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं वन सेकेंड। हाँ चलो, इस क्वेश्चन से ABC लिमिटेड मैन्युफैक्चर करते हैं, वो कार AC बनाते हैं, विंडो AC बनाते हैं, ठीक है, और स्प्लिट AC बनाते हैं, और मार्केट वैल्यू का इतना परसेंट ये होल्ड करते हैं, ठीक है, टोटल मार्केट वैल्यू का। द स्टैंड अलोन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन और कोरिलेशन दे के रखा है विद मार्केट रिटर्न, ठीक है। द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन विद मार्केट रिटर्न, क्योंकि कोरिलेशन में 2 होना चाहिए, तो मार्केट रिटर्न के साथ इनका जो कोरिलेशन है वो ऐसा दे के रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोरिलेशन। अब इनका दे के रखा है कार का, विंडो का, ठीक है, पर जो है स्टैंड अलोन का नहीं दे के रखा है, ठीक है। नो डेटा फॉर स्टैंड अलोन स्टैंडर्ड डेविएशन, तो नो डेटा फॉर स्टैंड अलोन स्टैंडर्ड डेविएशन कोफिशिएंट एंड कोरिलेशन ऑफ स्प्लिट AC, ठीक है। तो नो डेटा फॉर स्टैंड अलोन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑफ स्प्लिट AC अवेलेबल नहीं है। हावेवर, ये स्प्लिट AC का अवेलेबल नहीं है। हावेवर अ कंपनी हु डिराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम स्प्लिट AC, जो हावेवर अ कंपनी, एक उस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं जो अपनी वैल्यू डिराइव इट्स हाफ वैल्यू, जिसकी आधी वैल्यू स्प्लिट AC की बदौलत है, ठीक है, और आधी विंडो AC से है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन, ये जो तुम बोल रहे हो ना कि स्टैंडर्ड डेविएशन स्प्लिट का तो देखे नहीं रखा है, तो देखो ऐसा है, ऐसी कंपनी जिसका आधा जो है वैल्यू स्टैंडर्ड स्प्लिट AC से आता है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 0.50 है, और उसका कोरिलेशन भी देके रखा है 0.85। पॉइंट ये है कि आप यहाँ से स्प्लिट AC को कैसे डिराइव करोगे। इंडेक्स का रिटर्न है RM, मतलब RM देके रखा है, इंडेक्स हैज़ अ रिटर्न ऑफ 10% एंड हैज़ स्टैंडर्ड डेविएशन 0.20, RF दे के रखा है, ठीक है। एक तरीके से उनको तो बीटा चाहिए ABC का। पॉइंट ये है कि बीटा जो ABC का चाहिए उसमें 3 है, ठीक है, तीनों के वेट्स दे के रखे हैं, राइट, तीनों के वेट्स दे के रखे हैं, तीनों का दो का SD दे के रखा है, तीसरे का नहीं दे के रखा है, 2 का कोरिलेशन दे के रखा है, नहीं दे के रखा है, बाकी का तीसरे का जो है कोरिलेशन, तीसरे का कोरिलेशन भी नहीं दे के रखा है। और आपको पता है बीटा का फॉर्मूला होता है कोरिलेशन फिर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट। अगर आप देखो तो हम पहले का निकाल सकते हैं, क्योंकि कोरिलेशन है स्टैंडर्ड डेविएशन सिक्योरिटी और मार्केट का दे के रखा है। आप देखो कि इंडेक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन दे के रखा है। दूसरे का भी निकाल सकते हैं बीटा, पर तीसरे का तो बीटा ही नहीं निकाल पा रहे, पर हाँ सिमिलर कंपनी की जानकारी दे के रखी है, जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन 0.50 है और जो वेरिएंस है वो 0.85 है, ठीक है। तो वहाँ से अगर तुम मदद करके वहाँ के स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेरिएंस से अगर तुम स्प्लिट AC का, इस कंपनी की स्प्लिट AC का निकाल सकते हो तो निकाल लो। तो जो हमने बीटा निकालने का तरीका देखा था, तो हाँ इससे बीटा निकल रहा है, मतलब कि डेटा कार और विंडो का सब दे के रखा है, बीटा आप निकाल लोगे, तो इन दोनों का तो बीटा भी निकल गया, कार और विंडो का, स्प्लिट का निकालना है। पॉइंट ये है कि अगर स्प्लिट कंपनी का स्टैंडर्ड डेविएशन और कोरिलेशन दे के रखा है, तो हम स्प्लिट का बीटा निकाल सकते हैं, नहीं सॉरी दूसरी कंपनी का, जो बोलो ना हावेवर कंपनी, तो इस कंपनी का अगर दे के रखा है तो इस कंपनी का बीटा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस कंपनी का बीटा निकाल लेते हैं। हमारी कंपनी के स्प्लिट ऐसे का नहीं निकल रहा है, तो ऐसा करते हैं कि हम उसका तो निकाले, तो चलो उसका निकाल लो। तो हमने वहाँ का बीटा निकाला, वहाँ का आया 2.125, ठीक है। अब देखो 2.125 बीटा है, तो आप समझो, तो देखो हाफ वैल्यू है एक तरीके से, हाफ वेट से, मतलब 2.125 है, जिसमें आधा स्प्लिट से है और आधा विंडो से है, ठीक है, आधा बीटा स्प्लिट से है, आधा विंडो से आ रहा है। तो आप समझ चुके होंगे कि समझो हाफ वैल्यू, तो 2.125 जो है इसका टू हाफ स्प्लिट AC से, स्प्लिट AC का बीटा नहीं पता, पर विंडो AC का बीटा तो हमको पता है, ठीक है। तो विंडो AC का बीटा तो हमको पता है 1.225, तो आप इससे निकाल सकते हो स्प्लिट AC का बीटा। अब सिंस आपको स्प्लिट AC का बीटा भी पता चल गया है, तो ऐसे केस में ABC का भी बीटा निकल जाएगा। तो अब बीटा निकल गया है तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी निकाल लो। जब आपको दे के रखा है RF 4,
आपको देख रखा है RM 10, फिर आपको बीटा देख रखा है 1.3, तो ये हो गया 11.30, ये हो गया। अब देखो ये हो गया, समझ में आ गया। तो हमने इससे जो है कंपनी का भी निकाल लिया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल लिया। एज्यूमिंग डेट ABC वांट टू रेज डेप्ट, अब एज्यूम करो कि ABC को डेप्ट रेज करना है ऑफ एन अमाउंट इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो उसको देखो, इसकी जो मार्केट वैल्यू है उसका आधा उसको डेप्ट रेज करना है। तो इक्विटी बीटा क्या होगा, इक्विटी बीटा क्या होगा अगर यील्ड ऑफ डेप्ट 5% है। देखो समझो, एक चीज़ वो समझने की है कि एक जो मार्केट रिस्क प्रीमियम है, एक प्रीमियम बढ़ती, देखो मार्केट रिस्क प्रीमियम इसलिए है क्योंकि रिस्क है। RM माइनस RF जो एक 6% है इधर, तो 6% है वो इसलिए है क्योंकि रिस्क है, ठीक है। रिस्क है तो रिटर्न है तो प्रीमियम है, ठीक है। रिटर्न मीन्स प्रीमियम। पॉइंट ये है कि उसमें डेप्ट का पोर्शन कितना है, उसमें भागीदारी डेप्ट की कितनी है। तो देखो एक तरीके से अगर हम समझे कि 6% की बढ़ोतरी ना RF और RM में, पर डेप्ट देखा जाए तो डेप्ट 5% है, इन द सेंस कि RF 4 है, डेप्ट का यील्ड 5 है, मतलब डेप्ट के नज़रिए से तो एक्स्ट्रा 1% का गेन मिल रहा है, पर मार्केट में तो 6% तक का प्रीमियम है, तो एक तरीके से 1/6 हो गया। तो डेप्ट की वजह से जो प्रीमियम हो रहा है वो 0.167 है, तो हो गया डेप्ट का बीटा, ठीक है। तो प्रीमियम जो है, प्रीमियम में डेप्ट की भागीदारी, ये होता है डेप्ट का बीटा, ठीक है। प्रीमियम में डेप्ट की भागीदारी, ठीक है। जैसे प्रीमियम 6% है, उसमें डेप्ट की भागीदारी, डेप्ट का प्रीमियम सिर्फ 1% है, ठीक है। तो प्रीमियम इन मार्केट, तो प्रीमियम ऑफ डेप्ट, प्रीमियम ड्यू टू डेप्ट डिवाइड बाय प्रीमियम इन मार्केट, प्रीमियम इन मार्केट 6 है, प्रीमियम ड्यू टू डेप्ट 1% है, 1/6 हो गया, तो ये डेप्ट बीटा आ गया। और फिर जो है डेप्ट बीटा, और जो हमारा 1.30 जो भी हमारा बीटा आया है उसमें इक्विटी का भी हिस्सा है और डेप्ट का भी हिस्सा है, ठीक है। फिर यही बोल दिया इन्होंने कि हाफ अगर इक्विटी से तो हाफ डेप्ट से होगा, तो इस तरीके से आपको वेट्स भी मिल गए हैं, तो इस तरीके से आप इक्विटी बीटा निकाल लो, तो ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेशन हुआ। चलो पोर्टफोलियो बीटा के ऊपर और क्वेश्चन करते हैं। कंपनी है तो चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसके पास इन्वेस्टमेंट की चॉइस है, ठीक है। बिटवीन सेवरल इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, कंपनी को 1 करोड़ इन्वेस्ट करना है और ये सब देख रखा है म्यूचुअल फंड। अब देखो, इफ़ द कंपनी इन्वेस्ट 20% ऑफ इस इन्वेस्टमेंट इन ईच, 20% ऑफ इस इन्वेस्टमेंट मतलब कि 20 लाख, मतलब 20% ही बोल दो, इन ईच ऑफ द फर्स्ट 2 म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो A B में 0.2 एंड एन इक्वल अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन CDE, ठीक है। एंड एन इक्वल अमाउंट इज इन द म्यूचुअल फंड CDE, मतलब ले दे के सब 0.2 ही हो गए, ठीक है। तो बीटा पोर्टफोलियो क्या है, अब सबका 20% कर लो, राइट। तो ये आपका वेटेड बीटा आ गया 1.22, क्योंकि सभी 0.2 है, ठीक है, सबका ही वेट 0.2 है। चलो ये हो गया हमारा। सेकेंड, इफ़ द कंपनी इन्वेस्ट 15% ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट इन C। देखो यार, ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको पहले ही बोल दूं कि आपको सॉल्यूशन की बुक अपने साथ रखनी है, ठीक है। हम जो भी इधर करेंगे सॉल्व, आपको बाकायदा उसको देखना है कि यार सॉल्यूशन में वो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और आपको खुद को भी करते हुए देखना है अगर आपको लग रहा है करने लायक तो। इफ़ द कंपनी इन्वेस्ट 15%, अब देखो A B C D E, राइट। देखो अगर कंपनी इन्वेस्ट करी 15% C में, चलो अब बचा हुआ 15% A में, ठीक है, 10% E में, अब आया B और D, एंड द बैलेंस इन इक्वल अमाउंट इन 2 म्यूचुअल फंड, मतलब कि 30-40, मतलब बचा हुआ 30-30%। तो ठीक है यार, ये भी बहुत ईजी है, निकाल लेना। इफ़ द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट, देखो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो, ये ऐसा लिखा हुआ है ना, तो इसको तो RM ही करना है। देखो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो, मान लो RM, चलो बीटा आपको दे के रखा है, चलो ठीक है, बीटा भी है, ठीक है। तो व्हाट विल बी द पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रिटर्न इन बोथ द सिचुएशन, दोनों सिचुएशन में पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगा। तो ठीक है ना, RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा। मेरे को तो RM दे के रखा है, मेरे को बीटा दे के रखा है, पर मेरे को इधर RF नहीं दे के रखा है और RF निकालने के तरीके भी नहीं दे के रखे हैं। तो अगर कुछ नहीं दे के रखा हो तो मेरे को उसको 0 मानना पड़ेगा, मतलब ले देकर 12 × 1, ये हो गया हमारा। देखो बीटा फैक्टर 1 है, व्हाट विल बी द पोर्टफोलियो, देखो पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न पूछ रहे हैं। 1 सेकेंड, अगर हमारा बीटा इधर 1.6 है, ठीक है, और
ये मानते हुए 1 सेकेंड, ये मानते हुए कि पोर्टफोलियो जो है बना हुआ है हमारा, ये अगर हम फ़ंड को ही पोर्टफोलियो मान ले और हर एक फ़ंड को अपने हिसाब से पोर्टफोलियो मान ले, तो हम तो 12% को 1.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उस तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। पर देखो ये फ़ंड पोर्टफोलियो का क्वेश्चन, देखो ये एक तो होता है कि हम फ़ंड का बीटा निकाल लें, और एक ये होता है कि फ़ंड का पोर्टफोलियो है। तो इधर ये मानो कि ये फ़ंड का पोर्टफोलियो है, तो आप इंडिविजुअल कैलकुलेट करना तो कर लो, क्योंकि आपके पास सबका बीटा है और मार्केट बीटा तो 1 होता ही है, तो बताने की ज़रूरत भी नहीं थी। पर जैसे फर्स्ट में आपका पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट था, उसके हिसाब से आपको निकालना हो तो फ़ंड पोर्टफोलियो का बीटा निकाल लो। दूसरे पैटर्न के हिसाब से अलग बीटा आ रहा है तो उसके हिसाब से आप एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल लो। तो देखो बोथ द सिचुएशंस बोला है ना, तो ये जो बोल रहे हैं बीटा व्हाट विल बी द पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रिटर्न, तो ये जो पोर्टफोलियो है ना, फ़ंड पोर्टफोलियो है, ये फ़ंड का पोर्टफोलियो है, ठीक है। तो फ़ंड को पोर्टफोलियो नहीं मानते हुए आप फ़ंड, बहुत सारे फ़ंड को एक जगह इन्वेस्ट करें ना, तो फ़ंड पोर्टफोलियो मानो। आप फ़ंड को पोर्टफोलियो नहीं माना, फ़ंड का पोर्टफोलियो बनाओ, और उसका जो प्रपोर्शन है वो 1/2 में देख रखा है। इसका बीटा था 1.22, दूसरे का बीटा था 1.335, दोनों को 12 से मल्टीप्लाई कर लो। तो ऐसा कुछ खास नहीं था, ठीक है। चलो ओके, अब पोर्टफोलियो मैनेजर 4 स्टॉक है और नंबर ऑफ शेयर और पोर्टफोलियो मार्केट प्राइस देख रखा है। तो देखो पोर्टफोलियो मैनेजर के पास 4 स्टॉक है, आप इसके अकॉर्डिंग वेट्स निकाल सकते हो, तो पोर्टफोलियो बीटा तो निकल जाएगा। अब ये बोल रहे हैं कि पीएम पोर्टफोलियो मैनेजर सीक टू रिड्यूस द बीटा टू 0.8। अब पोर्टफोलियो बीटा अगर आप मार्केट वेट्स के हिसाब से निकालोगे तो 1.108 आ जाएगा, राइट। वेट्स को मल्टीप्लाई करोगे बीटा से तो 1.108 आ जाएगा। अब इनको क्या करना है कि इनको जो है 0.8 तक ले जाना है। तो कितना रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट ये खुद लेकर आए, शुड ही ब्रिंग इन। तो ठीक है, आप ऐसा कर लो कि 0.8 इक्वल टू 1.08 को x कर लो, और प्लस 0 जो RF का बीटा तो 0 होता है, 0 इंटू 1 - x कर लो, और x के लिए कैलकुलेट करो। वो ये बोलना चाह रहे हैं कि कितना रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट वो लेकर आए, मतलब कि इतने पोर्टफोलियो तो इतने ही रहेंगे। बोलना ही चाह रहे हैं कि जैसे तुम्हारा पोर्टफोलियो का बीटा है 0.8, राइट, ठीक है। पोर्टफोलियो का बीटा तुमको 0.8 पर लेकर आना है। तुम्हारा जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो का बीटा है वो है 1.08, राइट, 1.108, राइट। तो वो तो इतना ही रहेगा, तो इसको हमने x से मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस 0 इंटू 1 - x, इस तरीके से करा, राइट। तो ऐसे केस में जो आपका x आएगा ना वो 72.2 आएगा, राइट। कि अगर ये जो पोर्टफोलियो है ना आपका, ये इसका वैल्यू 72.2% रहे, राइट, और बचे हुए का जो है बचा हुआ रिस्क फ्री रहेगा हमारा। तो जो अभी ये मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स है, ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने का ये है कि जो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स है इसका 72% मत कर देना, इतने तो रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि ये बोल रहा है कि हाउ मच रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट ही शुड ब्रिंग इन, कितना मैं एडिशनल में ऐड करूँ तो जाके हमारा इतना हो जाएगा, राइट। तो जो इतनी मार्केट वैल्यू रहेगी वो तो रहेगी इन द सेंस कि इसको डिवाइडेड करो 72.2% से, तो जो एडिशनल है वो एडिशनल आपका रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट रहेगा। ये तो रहेगा ही रहेगा। देखो ये अगर 100% है तो ऐसे केस में पोर्टफोलियो 1.108 हो जाएगा, ठीक है। पर हमको 0.8 पे ले जाना है तो हमको कुछ एडिशनल पानी मिलाना पड़ेगा, और इतना पानी मिलाओ कि इसकी वैल्यू 0.72 मतलब 72% हो जाए। तो इसको डिवाइडेड बाय 72% करोगे तो जो एक नई वैल्यू आएगी उसको 12 लाख से मल्टीप्लाई करोगे, जब आप इसकी मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई माइनस करोगे, और जो आपका 4,62,050 है ये एडिशनल इन्वेस्टमेंट है। अब यही सिचुएशन आती है दूसरे केस में कि अगर इंक्रीज़ करना है बीटा 1.2 से, कितना वो लेकर आए। तो 1.2 से तो एक तो 1.108 उसको हमको x रखना है, ठीक है, 1.108 उसको x रखना है, ठीक है, और प्लस 0 1 - x, ठीक है। तो अब देखो 1.2 डिवाइड बाय 1.108 करा, ठीक है, 1.2 डिवाइड बाय 1.108 करा, तो ये जो हमारा x आएगा ना ये x 1.083 हो जाएगा। पर सी हमारा पोर्टफोलियो की वैल्यू तो 12 लाख है, राइट। तो 12 लाख से तो कोई छेड़छाड़ करेगा नहीं, 12 लाख से अगर देखा जाए तो उससे तो कोई छेड़छाड़ करेगा नहीं, ठीक है। यही 12 लाख हमारा जो है वो 108% होना चाहिए, जैसे कि उसमें यही 12 लाख जो है 72% होना था, 72.02, ठीक है। तो यही 12 लाख जो है
हमारा 108.30% होना चाहिए, मतलब कि 11,08,000 जो भी है वैल्यू, राइट। तो ऐसे केस में देखो ये तो 12 लाख ही रहेगा, ठीक है। तो 12 लाख डिवाइड बाय 11,08,000 जो भी है, तो जो एक्स्ट्रा है 91,967 जो नेगेटिव में आएगा वो बोरोइंग, एडिशनल इन्वेस्टमेंट शुड बी ओके। तो एक तरीके से आप ये मानो कि आपको डाइवेस्ट करना पड़ेगा, आपको ब्रिंग इन नहीं करना है रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। पहले ही बीटा तुम्हारा 1.108 है, तुमको ले जाना 1.2 पे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट लेकर आने से तुम्हारा बीटा बढ़ जाएगा? रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट लेकर आने से बीटा नहीं बढ़ेगा, तुमको तो इनफैक्ट वो डाइवेस्ट करना पड़ेगा। तो देखो पॉइंट ये है कि जब आप इन्वेस्ट करोगे, ठीक है, जब इन्वेस्ट करोगे बी वाली सिचुएशन में, जब हमको 0.8 पर लेकर आना है तो हमको रिस्क फ्री लेकर आने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये जो मार्केट प्राइस है ये तो यही रहेगी सेम। तो 5 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, एडिशनल में जो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट रहेगा वो 4,62,050 हो जाएगा। तो आपकी मार्केट वैल्यू इन द सेंस कि 12 लाख तो 12 लाख ही रहेगा, एडिशनल 4,62,000 और ऐड हो जाएगा, तो टोटल आपका जो है तो वो पर्टिकुलर 16 लाख हो जाएगा। सबके अपने अपने पर्टिकुलर बीटास है, ठीक है, और सबके फिर एक नए वेट्स आ जाएंगे, राइट। उसके हिसाब से जो है नया पोर्टफोलियो आ जाएगा जो ये शो करेगा कि आपका पोर्टफोलियो बीटा 0.8 हो गया है। यही 1.2 वाली सिचुएशन में रहेगा कि 5 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख वो तो रहेगा ही रहेगा 1.2 में भी। बस ये है कि अब डाइवेस्टमेंट होगा, ठीक है। तो जो डाइवेस्टमेंट होगा वो ऐसा होगा कि आपका वो 91,970 नेगेटिव में रहेगा, ठीक है, उसका बीटा 0 रहेगा। पर हाँ 91,970 आपका नेगेटिव में रहेगा, तो ऐसे केस में जो है आपकी पोर्टफोलियो की वैल्यू 12 लाख से कम हो जाएगी, क्योंकि आपका रिस्क फ्री एसेट एडिशनल में डाइवेस्टमेंट हुआ है। तो ऐसे केस में जो है आपकी रिड्यूस्ड हो जाएगी पोर्टफोलियो की वैल्यू एंड रिवाइज्ड वेट से रहेंगे, एंड रिवाइज रेट को बीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको समझ में आएगा कि अब ये 1.2 हो चुका है। तो देखो इस तरीके से हमने पोर्टफोलियो बीटा और आर्बिट्रेज प्राइसिंग पोर्टफोलियो बीटा और डेप्ट बीटा के बारे में हमने बात करी। अब आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी कर लेते हैं, ठीक है। अब आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी क्या होता है? सी देखो आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी में ऐसा है कि जो एक CAPM से हम जो निकालते हैं रिटर्न, CAPM का रिटर्न क्या होता है कि RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा, हम यही करते हैं, ठीक है। आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी में बोलते हैं कि ये जो तुम इससे जो तुम रिक्वायर्ड रिटर्न या कभी कभी इसको एक्सपेक्टेड रिटर्न भी बोलते हैं, ये जो तुम निकाल रहे हो, तो ये जो है बहुत सारे फैक्टर्स से अफेक्ट होता है। ऐसा नहीं कि RM माइनस RF इंटू बीटा से ही काफ़ी हो जाएगा, ओके। तो जैसे आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी में मैंने आपको बताया कि जो है जैसे हम RM माइनस RF करते हैं तो उधर से हम यही मानते हैं कि मार्केट रिस्क प्रीमियम, पर ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें भी रहती हैं। मार्केट रिस्क तो सिर्फ एक ही फैक्टर है, ठीक है, दूसरे भी हो सकते हैं, जैसे इन्फ्लेशन है फैक्टर, इंटरेस्ट रेट एक फैक्टर है, स्टॉक इंडेक्स एक फैक्टर है, GNP एक फैक्टर है, ये सारे फैक्टर आपको दिखेंगे। तो जैसे आप RM माइनस RF करते हो तो इधर भी आपको जो है एक्चुअल माइनस एक्सपेक्टेड करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे RM माइनस RF करते ना हर एक फैक्टर का, ठीक है, मार्केट रिस्क एक फैक्टर रहता है उसका RM माइनस RF करते हैं, इधर भी ये पर्टिकुलर फैक्टर है जिसका एक्चुअल माइनस एक्सपेक्टेड करना पड़ेगा। तो ठीक है, उसको फिर बीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे RM माइनस RF इंटू बीटा करते हैं। तो ये बोलना ये चाह रहे हैं कि जो रिटर्न है ये बहुत सारे फैक्टर से अफेक्ट होता है, सिंपल सी बात। तो देखो तुम्हारा RF क्या है 9, ठीक है, अब जो डिफरेंस है इसको बीटा से मल्टीप्लाई करो, तो इस तरीके से आपको जो है 19.0125 करते हुए आ रहा है आपका, राइट। तो 19.0125 ऐसा है कि एक्चुअल माइनस एक्सपेक्टेड इंटू बीटा करते जाओ, ठीक है, और उसके बाद जो है आपको तो ऐसे आपको 10.0125 आएगा, फिर प्लस 9% कर दो, तो ऐसे में आपको जो है 19.0125 आएगा। अब देखो अगला, कंसीडर अ 2 फैक्टर, क्या बोला है, कंसीडर अ 2 फैक्टर APT मॉडल, ठीक है, एक से ज़्यादा फैक्टर होंगे, सिंपल सी बात है। तो एक फैक्टर 1 और फैक्टर 2 देखे रखा, उसकी सेंसिटिविटी देखे रखी, शायद तक ये बीटा ही माने हम, कि देखो इधर क्या था, पर्टिकुलर एक ही स्टॉक था, इधर 2 स्टॉक है और 2 स्टॉक के फैक्टर्स देके रखे, ठीक है। फैक्टर कब में स्टॉक जाता है, इधर सिर्फ एक ही स्टॉक था और उसके बहुत सारे फैक्टर्स है, इधर 2 स्टॉक है और 2 स्टॉक के 2 फैक्टर्स है, 3 फैक्टर्स है, और फैक्टर रिस्क प्रीमियम भी देके रख दिया, मतलब कि वो जो RM माइनस RF या एक्चुअल रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो भी देके रख दिया। तो देखो फाइंड आउट एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ईच स्टॉक, तो निकाल लो एक बार। तो पहले हम A की बात करते हैं। तो A में जैसे कि फैक्टर रिस्क प्रीमियम है 5 इंटू 0.8 से मल्टीप्लाई करो, प्लस फैक्टर 2 का प्रीमियम है 3 इंटू 1.2 से मल्टीप्लाई करो,
अब इसमें अलग से RF ऐड करो। अब RF दे के रखा है ऊपर, उसको मैं अलग से 5 ऐड करो, तो 5 × 0.8, 3 × 1.2 और 5, तो ऐसे कैसे 12.6 आना चाहिए आपका, राइट। और सॉरी 5 × 0.8 और 3 × 1.2, ठीक है। हाँ, तो एक आना चाहिए आपका पर्टिकुलर 12.8। फिर बोला गया है कि फाइंड आउट वेट्स कंबाइनिंग ABC इन सच अ मैनर दैट β1 ऑफ द पोर्टफोलियो इज़ 2। 1 सेकेंड। अब देखो स्टॉक है आपका ABC, पहले तो आपको ईच स्टॉक का निकालना था, आपने ईच स्टॉक का निकाल लिया, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है कि वेट्स कंबाइनिंग ABC, ठीक है। हमको तो वेट्स निकालना है, लो इन सच अ मैनर, इस तरीके से हमको निकालना है कि β1 ऑफ द पोर्टफोलियो इज़ 2, ठीक है। टेकिंग वेट A 40%, ऑल्सो कंप्यूट β2 ऑफ पोर्टफोलियो। सबसे पहले इन्होंने पूछा ऐसा है कि आप वेट्स ऐसे निकालो, इस मैनर में निकालो कि जो β1 है ना वो 2 रहे। सी मतलब कि ये जो बोल रहे हैं वेट्स इस तरीके से निकालो कि बीटा पोर्टफोलियो का 2 आ जाए, मतलब कि 0.8 × x ये वेट है, ठीक है। पर ये 0.8 में जो है इधर इसको 0.40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 40% देख रखा है। फिर एक आता है 1.5 × इसको x से मल्टीप्लाई करो, प्लस ये आएगा हमारा 2.5, तो 2.5 को इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 - 0.40, एक तो वो वेट चले गया और एक -x, इसका टोटल 2 आना चाहिए, राइट। तो एक हमको सही वेट्स आएंगे जब बीटा आपका 1 जो है 2 रहेगा। हमको पोर्टफोलियो का बीटा नहीं, देखो β1 पोर्टफोलियो में भी 2 बीटा है ना, तो β1 जो है एक तरीके से यही हम माने कि सेंसिटिविटी हमको 2 चाहिए पोर्टफोलियो के β1 की। फिर इस क्वेश्चन में टाइपोग्राफिकल एरर है, ठीक है। तो इसको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में इसका करेक्ट क्वेश्चन को मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 17C, ठीक है। एक्स ओन्स अ पोर्टफोलियो विद फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो एक्स पोर्टफोलियो ओन करता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि उस पोर्टफोलियो में सिक्योरिटी है 2 और एक रिस्क फ्री सिक्योरिटी है, ठीक है। और सबके अपनी अपनी सेंसिटिविटी है, फैक्टर 1 की सेंसिटिविटी, फैक्टर 2 की सेंसिटिविटी, उनका एक्सपेक्टेड रिटर्न दे के रखा है, ठीक है। पर इसके फैक्टर का प्रीमियम नहीं दे के रखा, राइट। फैक्टर की सेंसिटिविटी दे के रखी है पर प्रीमियम नहीं दे के रखा है, ठीक है। इट इज़ एज्यूम दैट सिक्योरिटी रिटर्न्स आर जनरेटेड बाय 2 फैक्टर मॉडल, ठीक है। और इफ़ मिस्टर एक्स 1 लाख टू इन्वेस्ट, ठीक है, तो 1 लाख इन्वेस्ट करने का है, ठीक है। और एंड सेल शॉर्ट 50,000 ऑफ सिक्योरिटी बी, ठीक है। एंड परचेसेस 1,50,000, तो उसके पास 1 लाख थे टू इन्वेस्ट, उसको इन्वेस्ट करने के लिए 1 लाख थे, उसने सेल करा शॉर्ट, ठीक है, सेल शॉर्ट सिक्योरिटी बी, एंड उसने 1.5 लाख का परचेस करा सिक्योरिटी ए। व्हाट इज़ द सेंसिटिविटी ऑफ एक्स पोर्टफोलियो टू दी 2 फैक्टर्स, ठीक है। अब क्या होगा, तो अगर आप पोजीशन की बात करें, ए में है 1.5 और बी में है -0.5, तब देखो अब वो एक्स का पोर्टफोलियो जानना चाहता है, ठीक है। सेंसिटिविटी ऑफ एक्स का पोर्टफोलियो, ठीक है। उस पोर्टफोलियो में 2 स्टॉक है ए और बी, एक की पोजीशन है 1 + 1.5 और एक है -0.5। तो अगर आप फैक्टर 1 के हिसाब से जाओगे तो आपको बीटा कैसे आएगा, 0.8 × 1.5, 1.5 × -0.5, मतलब फैक्टर 1 के हिसाब से अलग बीटा आएगा, ठीक है, पोर्टफोलियो का। और फैक्टर 2 के हिसाब से जो है बीटा ऑफ पोर्टफोलियो अलग आएगा, ठीक। फिर आता है हमारा दूसरा कि अब समझो इसने बोरो करा है 1 लाख एट द रिस्क फ्री रेट, ठीक है। एंड इन्वेस्ट द अमाउंट ही बोरोस अलॉन्ग विद ओरिजिनल अमाउंट, ठीक है। तो बोरो करा और ओरिजिनल अमाउंट 1 लाख तो ही, तो जो 2 लाख थे उसने ए और बी में इन्वेस्ट करा सेम प्रपोर्शन में। अब हमको निकालना है वही सेंसिटिविटी ऑफ द पोर्टफोलियो टू द 2 फैक्टर्स। तो देखो इसने बोरो करा 1 लाख, ठीक है। फिर ये बोल रहे हैं कि इन्वेस्ट द अमाउंट ही बोरोज अलॉन्ग विद ओरिजिनल अमाउंट 1 लाख, तो एक तरीके से 2 लाख इन द सेम प्रपोर्शन, उस प्रपोर्शन में जो डिस्क्राइब्ड है पार्ट 1 में। तो पार्ट 1 में जो डिस्क्राइब्ड है वो ये है 1.5 और -0.5, ठीक है। तो अगर 2 लाख को 1.5 × -0.5 से करो तो 2 लाख का 1.5 हो गया 3 लाख, 2 लाख का -0.5 हो गया -1 लाख, और RF तो है ही -1 लाख। तो सेंसिटिविटी ऑफ द पोर्टफोलियो टू द 2 फैक्टर्स, तो फैक्टर 1 के हिसाब से
क्या आ रहा है आपका बीटा, फैक्टर 2 के हिसाब से क्या आ रहा है बीटा, आपने वो बता दिया। अब वो बोल रहे हैं कि एक्सपेक्टेड रिटर्न प्रीमियम फॉर फैक्टर 2। सी ये तो ये बोल रहे हैं कि एक्सपेक्टेड रिटर्न प्रीमियम, फैक्टर 2 का प्रीमियम निकालो, ठीक है। फैक्टर 2 का बीटा देख रखा है, फैक्टर 2 का प्रीमियम निकालो। अब देखो 15 = RF कितना है हमारा, RF कितना है 10 प्लस 0.80, सी 0.80 होगा और फैक्टर प्रीमियम रहेगा 1 प्लस 0.60 और फैक्टर प्रीमियम रहेगा 2, और ऐसी दूसरी इक्वेशन बनेगी, ठीक है। और इससे आप जो है फैक्टर 2 निकालोगे, इससे आप जो है फैक्टर 2 का प्रीमियम निकालोगे। तो जब आप इसकी इक्वेशन सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो फैक्टर रिस्क प्रीमियम है वो हमारा 1 का है 6.67 और 2 का है 0। तो आपने इक्वेशन सॉल्व करी, उससे आपको समझ में आया कि जो फैक्टर 2 का प्रीमियम 0 है। तो ऐसे केस में जो सिक्योरिटी जो है 15% दिखा रहा है, 20% दिखा रहा है, सब में फैक्टर 1 का ही योगदान है। इसमें 5% का है, इसमें 20, इसमें 10% का है, इस तरीके से है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है मिस्टर निर्मल कुमार हैज़ कैटेगराइज्ड ऑल द अवेलेबल स्टॉक इन द मार्केट ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, कि जो इनके पास स्टॉक था ना उसने इसको 4 टाइप में बांट दिया कि देख कुछ है स्मॉल कैप ग्रोथ, एक है स्मॉल कैप वैल्यू, लार्ज कैप ग्रोथ, लार्ज कैप वैल्यू, और इन सबके वेट्स दे के रखे, क्योंकि पोर्टफोलियो होगा ना स्टॉक से, इसके पास कैटेगराइजेशन है और कैटेगराइजेशन के हिसाब से वेट्स है। और ये 3 फैक्टर है, 3 फैक्टर से अफेक्ट हो रहा है रिटर्न, ठीक है। तो कल को अगर रिटर्न निकालने का बोले ना तो RF के साथ इनका जो रिस्क प्रीमियम है इसको बीटा से मल्टीप्लाई कर लो। तो आपने क्या किया कि जो पर्टिकुलर रिस्क प्रीमियम था ना, वो रिस्क प्रीमियम मतलब कि एक तरीके से एक्चुअल रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न, ये आपका रिस्क प्रीमियम हो गया। तो इस तरीके से जो है हमने बकायदा हमने निकाला एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द मार्केट इंडेक्स। अब अगला यूजिंग CAPM, आप वही निकालो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मार्केट इंडेक्स। अब CAPM रहेगा तो उसमें सिर्फ एक बीटा ही फैक्टर रहेगा। तो हर एक स्टॉक का जैसे RF दे के रखा है, राइट, RM क्या है, ये दे के रखा है 6.85 इंटू 8.80 करो, हर स्टॉक का आएगा। हर एक स्टॉक का रिटर्न के बाद इसको प्रपोर्शन कर दो, जिससे वो आ जाएगा, ठीक है। अब मिस्टर निर्मल कुमार वांट्स टू कंस्ट्रक्ट अ पोर्टफोलियो, उसका एक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें सिर्फ स्मॉल कैप का वैल्यू एंड लार्ज कैप का ग्रोथ हो। मतलब ये जो मैं ब्लू से हाईलाइट कर, स्मॉल कैप का वैल्यू, लार्ज कैप का ग्रोथ हो, ठीक है। और इफ़ द टारगेट बीटा ऑफ द डिज़ायर्ड पोर्टफोलियो, उसका ना पोर्टफोलियो 1 होना चाहिए टारगेट बीटा, मतलब कि टारगेट बीटा जैसे स्मॉल कैप वैल्यू का पर्टिकुलर बीटा होगा, इसको एक वेट होगा, लार्ज कैप वैल्यू का पर्टिकुलर बीटा होगा, उसका वेट होगा, और टारगेट बीटा 1 होगा, ठीक है। अब कंपोजिशन ऑफ पोर्टफोलियो बताओ, इसका हमको देखा जाए तो बीटा तो पता है, इसका वेट्स क्या होना चाहिए। तो ऐसे केस में बाकायदा जो है आपका इक्वेशन बन गया ना कि बीटा इंटू वेट A प्लस बीटा इंटू वेट B इज इक्वल टू 1, राइट। अब बीटा तो आपको पता है 0.9 और 1.165, वेट A को वेट A ले लेते हैं, वेट B को 1 माइनस वेट A ले लेते हैं। तो इस तरीके से आप वेट निकाल लोगे, कंपोजिशन निकाल लोगे पोर्टफोलियो का। रही बात अगले क्वेश्चन की, तो अगले क्वेश्चन में RF दे के रखा है, एक्सपेक्टेड रिटर्न दे के रखा है ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो। सी ये RM है, ठीक है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो। तो RF दे के रखा है, RM दे के रखा है, ठीक है, ये RF दे के रखा है। और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ ग्रोथ इन डिविडेंड ये 8 है, और लास्ट डिविडेंड जो है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ ग्रोथ, अच्छा G दे के रखा है, और लास्ट डिविडेंड पेड वॉज 2, बीटा दे के रखा है 1.5। सबसे पहले आप तो K ही निकाल लो, ठीक है, K ही निकल जाएगा RF RM और बीटा से, नहीं RF RM और जो है RF और RM और बीटा से निकल जाएगा K, एंड D0 1 प्लस G डिवाइडेड बाई K माइनस G। इस तरीके से आपका प्रेजेंट प्राइस तो आ जाएगा, वो भी बहुत ईजीली आ जाएगा। पर प्राइस चेंज होगी जब इन्फ्लेशन प्रीमियम इंक्रीज बाय 3%। अब पॉइंट ये आता है कि इन्फ्लेशन प्रीमियम इंक्रीज बाय 3%, तो जो ये आपका RF है ये 5% का 8 होगा कि 5 का 5.15 होगा। तो सी इसका जो है ये 5 का 5.15 होगा। ये याद रखना कि इन्फ्लेशन प्रीमियम का 5 का 5.15 होगा, और जो ग्रोथ है ये जो 8 है, तो 8 का 3% 0.24 कम नहीं होगा, ये डायरेक्ट ही जो है 3% कम हो जाएगा, एक तरीके से डिक्रीज बाय 3। सी तो ये अगर 3% से गया है तो 8 में से 3% और माइनस होगा, मतलब ये 5 होगा, ठीक है।
8 में से -0.24 मत करके 7.76 मत करना, ये डायरेक्ट 3% कम होगा, तो ये जी इधर 5 हो जाएगा, राइट। और ये भी याद रखना कि अगर इन्फ्लेशन प्रीमियम बढ़ा है और बीटा भी जो है डिक्रीज़ हुआ है 1.3 पे, तो ऐसे केस में आपका बाकायदा जो है वो भी चेंज होगा, के, ठीक है, के भी चेंज होगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी ओवर होता है, ईजी क्वेश्चन। बस ये है कि इसको साथ में चेंज करना है, ऐसा नहीं कि अलग अलग चेंज करके कर रहे सॉल्व, इसको साथ में चेंज करना है, ठीक है। बस मैं आखिरी बार ये एक बार और क्वेश्चन ये आपको मैं रिवाइज़ करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन बेसिकली था क्या कि सिक्योरिटी दो पोर्टफोलियो की दो सिक्योरिटी और रिस्क फ्री सिक्योरिटी दे के रखी थी, तो ये आरएफ दे के रखा है एक तरीके से। उसके बाद 1 लाख इन्वेस्ट करने को शॉर्ट है 50,000, तो उसने 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट करा। तो सेंसिटिविटी ऑफ एक्स पोर्टफोलियो निकालनी है टू द 2 फैक्टर्स। तो पहले फैक्टर से पोर्टफोलियो की सेंसिटिविटी और दूसरे फैक्टर्स के हिसाब से निकालनी है। तो पहले फैक्टर के हिसाब से सबसे पहले तो 1.5 आपने सिक्योरिटी ए में इन्वेस्ट किया, -0.5 सिक्योरिटी बी में, ठीक है। तो 1.5 इंटू बीटा, राइट। आपने क्या किया 1.5 इंटू बीटा, ठीक है। 1.5 इंटू बीटा जो था 0.8 और -0.5 इंटू बीटा करा, तो ऐसे केस में फैक्टर 1 के हिसाब से पोर्टफोलियो वाई सेंसिटिविटी फैक्टर 2 के हिसाब से निकाली। सेकंड में यही सिचुएशन थी, पर इधर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इसने सेम प्रपोर्शन में इन्वेस्ट करा है। तो एक तरीके से जैसे बोरो करा, बोरो करने के बाद, ठीक है, उसने ओरिजिनल अमाउंट के साथ इन्वेस्टमेंट किया 2 लाख का, और 2 लाख का इन्वेस्टमेंट 1.5 और इंटू -0.5 के प्रपोर्शन में किया। तो ऐसे केस में 1 हो जाता है 3 और 2 हो जाते हैं -1, राइट। ये याद रखना कि ए हो जाता है +3, बी हो जाता है -1 और सी हो जाता है -1। तो ऐसे केस में वापस 2 फैक्टर्स के हिसाब से आपको बीटा निकालना है, आपने बीटा निकाल दिया, और बाकी जो है एक्सपेक्टेड रिटर्न प्रीमियम फैक्टर 2 का प्रीमियम निकालना है। तो आपने 2 इक्वेशन बने इसके थ्रू कि आरएफ प्लस फैक्टर 1 का प्रीमियम इंटू सेंसिटिविटी, फैक्टर 2 का प्रीमियम इंटू सेंसिटिविटी। फिर वापस से जो है 20 = आरएफ प्लस फैक्टर 1 का प्रीमियम इंटू सेंसिटिविटी, फैक्टर 2 का प्रीमियम इंटू सेंसिटिविटी। और इससे आप समझ में आया कि फैक्टर 1 जो है वो 6.67 है, ठीक है। फैक्टर 1 का जो प्रीमियम है वो 6.67 है, और फैक्टर 2 का प्रीमियम जो है वो 0 है। इससे ये भी समझ में आता है कि फैक्टर 1 का प्रीमियम 6.67 है, तो रिस्क प्रीमियम हो गया एक तरीके से 5%। क्योंकि अगर आप 6.67 को इंटू 0.8 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और वो भी छोड़ो, 6.67 फैक्टर का प्रीमियम है। अब सिक्योरिटी ए के मुताबिक अगर हम देखें, रिस्क फ्री सिक्योरिटी 10 है, पर अब वो एक्सपेक्टेड रिटर्न हो गया है 15। तो ये जो बड़ा है वो इसलिए बड़ा है क्योंकि जो है फैक्टर रिस्क प्रीमियम आया है 5% का, इसलिए बड़ा है, क्योंकि फैक्टर 2 का तो कोई योगदान नहीं है। देखो इस तरीके से हमने जो है पर्टिकुलर नोट्स प्रिपेयर करे। कैसे कि हमने डिसाइड किया, हमने करा समझा कि रिक्वायर्ड रिटर्न जो निकलता है, हम पहले स्टॉक का निकालते हैं। अब स्टॉक जो होता है वो वेरियस फैक्टर से अफेक्ट होता है। CAPM के हिसाब से तो सिर्फ वो बीटा से अफेक्ट होता था, पर इधर बहुत सारे फैक्टर्स है, तो हर एक फैक्टर्स का अपना अपना एक रिस्क होता है, हर एक फैक्टर का अपना अपना एक बीटा होता है, जिसके हिसाब से हम रिक्वायर्ड रिटर्न निकालते हैं। अब ऐसे पोर्टफोलियो में बहुत सारे स्टॉक होते हैं, तो ऐसे सबके बहुत सारे रिटर्न रहेंगे, और बहुत सारे रिटर्न को हम उसके वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐसे एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट इंडेक्स आ जाएगा। ध्यान रखना एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मार्केट इंडेक्स, और कभी कभी क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो देके रखे, तो ध्यान रखना कि एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो निकालना है, तो हमको तो फिर एक तरीके से ये RM की ही बात करता है, ठीक है। तो आप जितने भी क्वेश्चन देखोगे एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो, उधर वो RM की ही बात कर रहा है। फिर क्वेश्चन में ऐसा पूछ के रखते, जैसे कि ये इसी क्वेश्चन में पूछ के रखा था, इसका स्क्रीनशॉट भी इधर लेकर आ गए कि व्हाट इज़ द सेंसिटिविटी ऑफ एक्स पोर्टफोलियो टू द 2 फैक्टर्स। तो पोर्टफोलियो की सेंसिटिविटी निकालनी टू द 2 फैक्टर, मतलब पहले फैक्टर 1 के हिसाब से निकालनी सेंसिटिविटी ऑफ 2 पोर्टफोलियो, फिर फैक्टर 2 के हिसाब से सेंसिटिविटी ऑफ 2 पोर्टफोलियो निकालना है, ठीक है। ऐसे करते हुए चीज़ चलती। तो ऑब्वियस सी बात है कि फैक्टर 1 के हिसाब से सेंसिटिविटी ऑफ 2 पोर्टफोलियो निकालना है, तो फैक्टर 1 का बीटा इंटू वेट ऑफ ए, फैक्टर 1 का बीटा इंटू वेट ऑफ बी, इस तरीके से आप करोगे। बस इधर आप अपने वेट्स का ध्यान रखना, जैसे कि इधर देख रखा था कि 1 लाख इन्वेस्ट करना था, और 1 लाख उसने शॉर्ट करके 50,000 उसने शॉर्ट करके रखे थे, तो उसने 1.5 सिक्योरिटी ए परचेज किया था। तो ऐसे कैसे 1.5 ए का वेट हो गया, -0.5 बी का वेट हो गया। और ऐसे ही जैसे कि उसने 1 लाख बोरो करके 1 लाख और उसके पास थे, तो उसने इन्वेस्ट करा था 1.5:0.5 के रेशियो में,
तो ए का जो है 2 लाख को इसको इंटू 1.5 किया तो 3 वेट हो गया, फिर -0.5 तो 2 इंटू -0.5 मतलब एक तरीके से -1 हो गया, और 1 लाख उसने बोरो करे थे तो ये -1 हो गया था। उस तरीके से वेट्स निकले थे, राइट। और ले देखे टोटल सबका 1 ही आ रहा है। तो इस तरीके से हमने आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी को समझा है। होप सो आपको वीडियो सही लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल CATV। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम जो है और फर्दर सिंगल इंडेक्स मॉडल एंड इन कंसेप्ट के बारे में समझेंगे। ठीक है, बाय।